हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छंद क्लास संख्या 3। फ्रेंड्स, छंद विषय थोड़ा सा कठिन है, तो यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 से 3 बार रीडिंग लगाइए। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि छंद के विषय में पहले से आपकी जानकारी बेहतर है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे छंद और व्याख्या के माध्यम से हम छंद के कुछ नियम को जानेंगे, जिससे अभ्यर्थी को छंद समझने में आसानी होगी। छंद के नियम से संबंधित जिन बिंदुओं को हम आज अभ्यर्थियों के साथ साझा करेंगे वे इस प्रकार हैं। जैसे अक्षर या वर्ण के स्वरूप का ह्रस्व और दीर्घ होना। दूसरा है अनुस्वार युक्त वर्ण का दीर्घ या गुरु में परिवर्तित होना। ऊपर छंद की जगन्नाथ प्रसाद भानु द्वारा रचित परिभाषा दी गई है, जिसमें अनेक पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आइए हम उनमें से प्रत्येक ऐसे पद का आशय स्पष्ट करेंगे और समझेंगे जो कि परिभाषाओं में आए हुए हैं। व्याकरण में सामान्य रूप से प्रत्येक अक्षर अथवा वर्ण के 2 रूप होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जिन व्यंजन अक्षरों में अ, ई, उ तथा री है, ह्रस्व है, एवं ए, ओ और औ की गणना जहाँ की जाती है वे दीर्घ हैं। यह मोटे तौर पर मान लिया गया है कि ह्रस्व के उच्चारण में जितना समय लगता है, दीर्घ के उच्चारण में उससे दुगना लगता है। उच्चारण में अपेक्षित कालमान की मात्रा कहते हैं, जिसका उच्चारण होता है वे अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। अक्षर या वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों ही हो सकते हैं और दोनों ही के उच्चारण में समय लगता है, पर छंद शास्त्र में मात्रा का संबंध केवल स्वर से माना जाता है, व्यंजन से नहीं। व्याकरण में ह्रस्व और दीर्घ के अतिरिक्त एक प्लुत उच्चारण भी होता है, पर छंद शास्त्र में उसकी चर्चा नहीं की गई है। व्याकरण शास्त्र में इस उच्चारण में उपयोगी कालमान को जहाँ ह्रस्व और दीर्घ कहा गया है, वहीं छंद शास्त्र में उन्हें क्रमशः लघु और गुरु कहा गया है। लघु के लिए प्रतीक के रूप में एक रेखा चिन्ह, जो कि एक सरल रेखा है, और गुरु के लिए वक्र रेखा का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी छंद के लक्षणों में इनके लिए ल और ग का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं क, र, म, र, फिर पुनः कर है, तो इसमें लघु मात्राओं का प्रयोग है। तो लघु मात्राओं को दर्शाया गया है एक सरल सीधी पाई से। ये कुल मिलाकर 6 मात्राएं हैं। दूसरा है ना, रा, च। 2 में दीर्घ मात्राओं का प्रयोग हुआ है तथा 1 में लघु मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे न पे आ की मात्रा है तो ये दीर्घ है, र पे आ का मात्रा है ये दीर्घ है, या इसको छंद शास्त्र में गुरु भी कह सकते हैं आप, और व्याकरण में दीर्घ कह सकते हैं। च में ह्रस्व है और इसे लघु मात्रा कहते हैं। इस प्रकार नाराजी में तीनों मात्राएं गुरु ही हैं। ऊपर जिन स्वरों के लिए ह्रस्व और दीर्घ का प्रयोग बताया गया है, उनके अतिरिक्त भी यथावत ह्रस्व और दीर्घ या लघु और गुरु का होना पाया जाता है, अतः उन्हें भी जानना आवश्यक है। दीर्घ या गुरु की छंद शास्त्र में व्यवस्था इस प्रकार है। पहला, संयुक्त अक्षर के पहले वाला अक्षर स्वर दीर्घ माना जाएगा। जैसे पथ्य, यहाँ थ आधा और यह संयुक्त अक्षर है, इसके पूर्व है प। प में प्रयुक्त अ अक्षर या स्वर, सो यह यद्यपि ह्रस्व या लघु है, पर उच्चारणवश दीर्घ या गुरु माना जाएगा। यदि पूर्व में दीर्घ स्वर है तब तो वह गुरु है ही, पर लघु है तो भी वह दीर्घ ही माना जाएगा, क्योंकि वह आधे अक्षर के पहले या संयुक्त अक्षर के पहले आया है। हिंदी में कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे भी हैं जिनसे पूर्व ह्रस्व स्वर दीर्घ उच्चारित नहीं होता है। जैसे कुल्हाड़ी, ल और ह दोनों के पहले क है, लेकिन इस क को लघु ही माना जाएगा, गुरु नहीं माना जाएगा। कुम्हार, नन्हे, इन प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। यहाँ म, ल तथा न संयुक्त वर्ण हैं, पर इनके पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ या गुरु नहीं माने जाते, क्योंकि ल, म और न वास्तव में एक ही वर्ण हैं। इसी प्रकार सामासिक शब्दों पर भी विचार करना आवश्यक है।
समास में दो शब्दों का मेल होता है। इसमें यदि परिवर्ती शब्द का आद्य अक्षर अर्थात पहले वाला अक्षर होता है, तब पूर्ववर्ती या पहले प्रयुक्त शब्द का अंतिम स्वर उच्चारण के अनुसार कभी दीर्घ और कभी ह्रस्व माना जाता है। उदाहरण के लिए एक समासिक पद हम देखते हैं, राम प्रसाद। इनमें दो शब्द है, राम और प्रसाद। परिवर्ती शब्द प्रसाद है। प्रसाद में प और र का संयुक्ताक्षर है। इससे पूर्ववर्ती शब्द राम में अ या म ह्रस्व स्वर ही है। यहाँ यदि हमने उच्चारण परिवर्ती संयुक्ताक्षर के उच्चारण पर बल दिया अर्थात राम प्रसाद अलग अलग पढ़ा, तब राम का म वर्ड दीर्घ या गुरु माना जाएगा। अगर एक ही साथ हम पढ़े तब यदि उच्चारण राम प्रसाद किया गया तब ह्रस्व में ही रह जाएगा, दीर्घ नहीं माना जाएगा। इन उच्चारणों से यह स्पष्ट है कि संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती ह्रस्व वर्ण भी दीर्घ होता है, किंतु यह नियम सभी जगह लागू नहीं होता। म, ल, न भी संयुक्ताक्षर हैं, पर इनका उच्चारण अशक्त है, अतः इनके पूर्ववर्ती ह्रस्व वर्ण दीर्घ नहीं होते। पर सत्य में त संयुक्ताक्षर का उच्चारण सक्त है, अतः स दीर्घ ही माना जाएगा। हिंदी की पुरानी कविता में और भी ऐसे संयुक्ताक्षर हैं जिनका उच्चारण अशक्त होता है। न्य, य, द के साथ पत्याना कत्य भी है। इस प्रकार इस नियम संयुक्ताक्षर पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वर दीर्घ होता है का प्रयोग संयुक्ताक्षर के सख्त उच्चारण पर निर्भर करता है। अनुस्वार युक्त वर्ण का दीर्घ होना या गुरु होना, जैसे हम हंस, कंस, सांधे, इन उदाहरणों में ह, क, स यद्यपि लघु व ह्रस्व उच्चारित है, तथापि अनुस्वार युक्त होने के कारण इन्हें दीर्घ या गुरु ही कहेंगे। परंतु जहाँ अक्षर अनुस्वार न होकर अनुनासिक होगा वहाँ ह्रस्व स्वर ही माना जाएगा। जैसे हंसना में ह प्राय छापा खाना वाले चंद्र बिंदु की जगह जो अनुनासिक का सूचक होता है बिंदु का ही प्रयोग करते हैं, अतः उससे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। प्रायः आलस्यवश लोग लिखने में भी चंद्र बिंदु की जगह बिंदी का ही प्रयोग कर देते हैं, अतः यह चिन्ह नहीं बल्कि उच्चारण से ही पता लगेगा कि कहाँ अनुस्वार उच्चारित हो रहा है और कहाँ अनुनासिक। इसका विवेक रखकर ही जहाँ सानुस्वार उच्चारण हो वहाँ गुरु मानना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम विसर्ग युक्त वर्णों की दीर्घता को देखेंगे।